बार फिर से आप सभी का इस डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर से। और अभी तक हम लोग आप लोगों से बात कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर में, और इंग्लिश ग्रामर में बात चल ही रही है तो साथ साथ हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर का भी आपका ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो भी इंग्लिश ग्रामर है वो अपनी जो भाषा है कौन सी है, हिंदी, और साथ साथ जो अपनी जिससे पहचान है हम लोगों की वो संस्कृत भाषा है, क्योंकि हम लोगों की जो संस्कृति है वो कहाँ से आई है, संस्कृत भाषा से ही आई है, और ये हम लोगों की एक जननी है। तो देखिए, जो इंग्लिश है ये हम लोगों की एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसकी ज़रूरत है हमको सीखने की, ताकि कहीं भी जाएं तो हम अपनी बात को आसानी से दूसरे की बात पहचान लें और अपनी बात तो हम रख सकें। लेकिन अगर बात आए संस्कार और संस्कृति की, तो अपनी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है और थोड़ा बहुत ज्ञान होना आवश्यक है सभी लोगों को। तो आज हम लोग थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं संस्कृत की लैंग्वेज के बारे में, और जो कि आवश्यक भी है और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और साथ ही साथ 9th से लेकर के इंटर तक की कक्षाओं में आपका ये पूछा भी जाता है। और इंटरमीडिएट की परीक्षा में लगभग ये 20 से 25 नंबर की आपकी संस्कृत आती है। उसमें से एक गद्यांश का आपका संस्कृत से हिंदी बनाना होता है, ट्रांसलेशन करना होता है, संस्कृत के आपको अनुवाद बनाना होता है हिंदी से संस्कृत के लिए। और इस टाइप से कुल मिलाकर आपकी जो हिंदी में ही संस्कृत कंबाइंड है, और उसमें से आपको 20 से 25 नंबर आपकी हिंदी मिलने वाली है। और साथ साथ जो हमारे साथी लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं और उनका सपना क्या टीचर बनना है, तो टेट और सुपर टेट में भी ये 30 नंबर की आती है। अगर कोई साथी है जो संस्कृत से कर रहा है तो उसके लिए 30 नंबर की आती है। तो मतलब कुल मिलाकर जरूरी है कि हमको थोड़ा सा बहुत सा नॉलेज होना चाहिए संस्कृत का, क्योंकि दूसरी बात तो ये अपनी लैंग्वेज भी है, मदर लैंग्वेज है, और इसी से हमारा अस्तित्व भी है। और जैसे कि आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, जो पहला चैप्टर है हम लोगों का वो है द लास्ट लेसन। उसमें यही बात बताई जा रही है कि जो भी देश है उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो अगर आप उस देश की लैंग्वेज अच्छे से लिख पढ़ नहीं और समझ नहीं पाते हैं तो आप उस देश के कैसे कहलाएंगे कि आपकी वो हम उस देश के नागरिक हैं। यही बात तो उसमें बताई जाती है द लास्ट लेसन में। उसमें फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध होता है। तो जो फ्रांस होता है उसमें एल्सैस और लॉर्नी नाम के 2 डिस्ट्रिक्ट में जो जर्मनी होता है वो अटैक कर देता है और उनको जीत लेता है। तो जो उनका टीचर होता है एम हेमन, वो वही बात बताते हैं बच्चों से, और साथ साथ उनके जो बूढ़े लोग होते हैं वो लोग भी आते हैं क्लास में, तो यही बताते हैं कि अगर जिस देश के आप नागरिक हैं और उस देश से अगर आप उसकी लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं। जैसे उनको फ्रांस भाषा या फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है तो उनको मतलब कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम फ्रेंच लोग हैं। तो ये की का काम करती है, एक चाबी काम करती है। अगर कोई गुलाम बन जाता है तो वो कैसे पहचानेंगे कि हम ये किस देश के लोग हैं। तो जब वो अपनी भाषा बोलेंगे तभी वो जान पहचानेंगे, उसी से उनकी क्या होगी, पहचान की जाएगी कि ये फ्रेंच लोग हैं, जब वो फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से जानेंगे। ऐसे ही अपनी जो इंडिया है, भारत है, उसमें अगर संस्कृति है संस्कृत भाषा की, अगर हम थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर हम लोग भी इंग्लिश टाइप मतलब क्या बन जाएंगे, अंग्रेज टाइप बन जाएंगे। तो उसमें और सभी लोग जानते हैं कि अपनी कल्चर और संस्कृति कितनी महान है, सभी देशों को पता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं।
तो जैसे कि इंग्लिश में होता है, हम थोड़ा सा इंग्लिश से ही कोरिलेट करके इसको चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आसान होगा सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम सभी लोग इंग्लिश अच्छे से समझ चुके हैं और साथ साथ हिंदी को भी। तो देखिए, जो हमारी टेंस होते हैं, इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं सभी लोगों को पता है, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर? अच्छा, तो संस्कृत में भी और हिंदी में भी आपको वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ठीक है। इसके साथ साथ ही हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं तो जो हमारी टेंस होते हैं यानी कि उनको लकार बोलते हैं। लकार माने काल, मतलब काल्पनिक समय। तो इसको में क्या बोलेंगे, लकार। और लकार हमारी संस्कृत भाषा में कितनी होती हैं, 5 टाइप की। यानी कि अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं इंग्लिश में तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्लियर? इसके साथ साथ जो हमारी लकारें होती हैं वो 5 टाइप की होती हैं। पहला जो आपका है तो इसको बोलते हैं लट लकार। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टेंस। हम इससे टेंस को रिलेट करके चलेंगे, यानी कि वर्तमान काल आप सभी को पता है, प्रेजेंट टेंस। देखिए, जैसे वह जाता है, मैं पीता हूँ, वह सोता है, तो इस टाइप के आप प्रेजेंट में ही आएगा। अगर साथ साथ से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वह गाना गा रहा है, तो ये भी प्रेजेंट में ही जाएगा। इसमें इसके काइंड्स की बात नहीं की जाएगी कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये अलग अलग होता है। बट इसमें आपका अगर वर्तमान काल है लगा हुआ है तो आपका वर्तमान काल ही आएगा, ठीक है। दूसरा होता है लंग लकार, यानी कि भूतकाल, यानी कि आपका इंग्लिश में क्या कहलाता है, पास्ट टेंस, ठीक है। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल और लिट लकार यानी कि भविष्य काल, यानी कि इंग्लिश में क्या होता है, फ्यूचर टेंस। अगर आप इनसे कोरिलेट करके चलते हैं तो आपको थोड़ा सा आसान होगा समझने में कि आप इसको समझते हैं कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और लट लकार, लंग लकार और लिट लकार आप आसानी से समझ जाएंगे। इसके बाद होता है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। देखिए, चाहिए के अर्थ में जो हमारा टेंस होता है और उसमें से हम लोग पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब में जो हम लोग पढ़ते हैं चाहिए के अर्थ में। चाहिए का मतलब जैसे हम लोग मॉडल्स पढ़ते हैं, मॉडल्स हो गया, और मॉडल में जो कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, टू, मतलब जो शुड, मस्ट और ऑट टू को यूज करते थे हम लोग चाहिए के लिए। जैसे हमें खाना खाना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, तो हमें क्या बनाते थे, शुड का यूज करते थे, किसी किसी में कैन का यूज करते थे। और मतलब कैन तो चाहिए उसमें सकने के लिए अर्थ में होता था, लेकिन शुड और मस्ट और ऑट टू ये चाहिए के अर्थ में होते थे। तो जो चाहिए का अर्थ निकालेगा वो विधिलिंग लकार में जाएगा। जैसे हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमें सैर करना जाना चाहिए, तो ये विधिलिंग लकार के चले आएंगे। इसके बाद जो लोट लकार होता है आज्ञार्थक, यानी कि ये क्या करता है, इम्परेटिव सेंटेंस जो आपके होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में ये क्या करता है, कमांड यानी कि ऑर्डर का काम करता है। तुम जाओ, पानी लाओ और तुम पढ़ो, इस टाइप से जिसमें आज्ञा दी जाती है तो वो हमारा लोट लकार कहलाता है। और इसमें क्या होगा, चाहिए यानी कि जो आपका यूज करते थे मस्ट, ऑट, टू और शुड, चाहिए के अर्थ में जो आप यूज करते थे विधिलिंग लकार, लोट लकार, लट और लिट लकार, लंग लकार और लट लकार। तो आप इतनी बात समझ में आएगी कि जो संस्कृत में आपको जो टेंस होंगे, लकारें होंगी, वो 5 टाइप की होंगी, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, चाहिए और आज्ञा के लिए। जैसे वह जाता है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, तो वर्तमान काल यानी कि लट लकार। भूतकाल, वह गया, वह जा रहा था, तो इस टाइप से लंग लकार। भविष्यकाल, वह पढ़ेगा, वह सोएगा, वह स्कूल जाएगा, हम लोग गाना गाएंगे, तो ये लिट लकार हो गया भविष्यकाल। और चाहिए के लिए जैसे हमें देश का सम्मान करना चाहिए,
और हमें रोज सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, तो चाहिए का अगर अर्थ आता है तो विधिलिंग लकार, और लोट लकार तो आज्ञा अर्थ। यानी कि हम लोग जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, जो हमारा जेंडर होता है, जेंडर यानी कि लिंग, उसमें हिंदी में क्या होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है, और नपुंसकलिंग। तो जो संस्कृत भाषा में होता है वो भी हमारे जो लिंग होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हालांकि जो इंग्लिश में होता है आप लोग समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब उभयलिंग, ठीक है। तो जो संस्कृत होती है उसमें आपके जो लिंग मिलने वाले हैं 3 टाइप के मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपका नंबर होता है, नंबर यानी कि वचन, वो आपका संस्कृत में कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हालांकि हिंदी में क्या होता है, एक वचन और द्विवचन का प्रावधान नहीं होता है, उसमें बहुवचन का प्रावधान होता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन, एक या अनेक। और इंग्लिश में भी सिंगुलर और प्लूरल, बस सीधी सी बात है, आप लोग समझते हैं सिंगुलर टू प्लूरल बनाना भी हमने बता चुके हैं 9 नंबर में, तो शायद आपको ये कंफर्म हुआ होगा। और अब हम लोग थोड़ी सी इसमें बात करेंगे आगे। देखिए, जो ये तो बात हो गई टेंस की। कोई भी हम सेंटेंस बनाते थे इंग्लिश में तो सबसे पहले टेंस पे जानते थे कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। ऐसे ही आपको अगर सेंटेंस मिलता है तो आप पहले पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। दूसरी चीज, जो वचन होते हैं यानी कि नंबर, तो वो हमारे कौन से होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। इसके बाद अगर पर्सन की बात करें, पर्सन में आपका यानी कि पुरुष, पुरुष आपके 3 टाइप के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान समझिएगा। इसको हम थोड़ा सा और नीचे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा एक कुछ प्रथम पुरुष में थोड़ा सा ज्यादा होता है, मध्यम और उत्तम पुरुष। देखिए ध्यान समझिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये आपके नंबर होंगे। हालांकि हिंदी में आपका एक वचन और बहुवचन और इंग्लिश में भी सिंगुलर एंड प्लूरल मिलता है, लेकिन संस्कृत में आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मिलने वाला है। इसके साथ साथ ही आपको जो पुरुष होंगे वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी कि पर्सन। इंग्लिश में आप लोग पर्सन समझते थे, उसमें आप भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन पढ़ते रहे हैं। कौन कौन से पढ़ते रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन आपने पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन में क्या पढ़ते थे? आई, वी, क्लियर। सेकंड पर्सन में यू पढ़ते थे, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एनी नेम। क्या क्या पढ़ते थे आप? ही, सी, इट और एनी नेम, ये आप लोग पढ़ते थे किसमें? इंग्लिश में, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन में मैं, सेकंड में तुम और थर्ड में वह, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा। लेकिन संस्कृत में क्या है, प्रथम पुरुष को आप लोग आई और भी नहीं बोले, थोड़ा सा इसमें उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, प्रथम पुरुष आपका थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, और मध्यम पुरुष सेकंड में होता है। देखिए इसको आपको उल्टा कर देना होता है, ध्यान दीजिएगा क्या करना होता है। इंग्लिश से जब
इंग्लिश में आप अगर बात करेंगे तो जो थर्ड पर्सन होता है वो ही सी इट एन नेम होता है, ठीक है। लेकिन जो संस्कृत में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई भी नहीं होता है, वो ही सी इट एन नेम होता है, ठीक है। और जो बीच वाला है वो अपना बीच में मस्त रहता है, यू सेकंड पर्सन में आता है, तो इसमें समझ लेते हैं। तो अब देखिए हमने बताया कि जो हमारा लिंग होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टाइप के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में ही सी इट, देखिए 3 लिखा हमने, यानी कि प्रथम पुरुष में सॉरी पुल्लिंग, ही मतलब वह किसके, लड़के के लिए आता है, और सी लड़की के लिए आता है यानी कि स्त्रीलिंग हो गया, और इट जो आता है वो आपका नपुंसकलिंग हो गया। तो प्रथम पुरुष में तो 3 हो जाएंगे ना, समझते हैं। देखिए वह लिखा हमने लड़का के लिए, यानी कि अगर इसको हम हिंदी में इंग्लिश में भी लिखें तो ही, थोड़ा सा आसानी होगी। इसके बाद वह हो गया, ये सी हो जाएगा, और इसके बाद फिर से हमने वह लिखा, ये क्या हो जाएगा, इट। तो ही सी इट, देखिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। वह जैसे वह पढ़ता है तो पुल्लिंग हो गया, वह पढ़ती है तो स्त्रीलिंग हो गया, और वह जैसे वह एक पेड़ है तो नपुंसकलिंग हो गया, मतलब निर्जीव चीजें हो गई। वह एक बल्ब है, ठीक है, वह एक स्टूल है, वह एक मेज है, तो वह इंडिकेट कर रहा है, लेकिन किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, तो वो क्या, इट को डिनोट करेगा, ठीक है। तो अच्छा संस्कृत में क्या करते हैं, संस्कृत में समझते हैं जो वह पुल्लिंग के लिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं सा, ठीक है, और संस्कृत में वह स्त्रीलिंग के लिए होता है उसको बोलते हैं सा, ठीक है। और जो संस्कृत में इट यानी कि थर्ड पर्सन होता है उसको हम लोग बोलते हैं तत्, मतलब सह मीन्स भी वह, सा मीन्स भी वह, और तत् मीन्स भी वह, यानी कि सह पुल्लिंग के लिए ही, और सा स्त्रीलिंग यानी कि सी, और तत् यानी कि इट थर्ड किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नपुंसकलिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, पुल्लिंग के लिए ही सह, तो और ते, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सा ते ता, और इसमें होता है तत् ते तान, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें तो बात चल गई कि ये तीनों अलग अलग हो गए, वाह वाह और वाह, और इसमें क्या होता है, ताओ मीन्स वे दोनों कौन से, लड़कों के लिए, और ते लड़की के लिए, 2 लड़कियों के लिए, और नपुंसकलिंग वे दोनों के लिए जो नॉन लिविंग थिंग हो तो होगा, फिर इसका मीन्स क्या हो जाता है, वे दोनों, और ते मीन्स वे सब, ता मीन्स भी वे सब, और तानी मीन्स भी वे सब, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष में आप लोगों ने समझ लिया। देखिए थर्ड पर्सन में आपको 3 मिलते थे, ही सी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये उल्टा कर देंगे तो आपके लिए 3 पर्सन मिलना चाहिए, मिलेंगे, ठीक है। पर्सन का मतलब क्या, सब्जेक्ट आपके, ही सी इट, ठीक है। तो अगर बात आती है जैसे वह पढ़ता है तो सा, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ, और वे सब पढ़ते हैं तो ते, और स्त्रीलिंग में क्या होगा, वह पढ़ती है तो सा, वे दोनों पढ़ती हैं
तो ते, और वे सब पढ़ती हैं तो ता। और अगर नपुंसकलिंग में आता है, वह एक मेज है तो तत्, वे दोनों मेज हैं तो ते, और वे सब मेजें हैं तो तान। आई होप समझ गए होंगे आप। इसके बाद मध्यम पुरुष तो अपना मस्त रहता है, यू ही होता है उसमें, तो क्या हो जाएगा, तुम मीन्स तुम, यूयाम मीन्स तुम दोनों, और यूयाम यूयम, यूयम यानी कि तुम सब। ठीक है, हिंदी समझ लेते हैं। तुम यानी कि यू, तुम दोनों, और तुम सब। इसके बाद उत्तम पुरुष में आता है आपका, देखिए ये प्रथम पुरुष आएगी, संस्कृत इंग्लिश में होता था और हमने जस्ट बताया कि जस्ट उल्टा होता है इसका। तो उत्तम पुरुष में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई यानी कि मैं यानी कि अहम, अहम यानी कि आई, और हिंदी में मैं, अहम, आवाम और वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। देखिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों को समझना। अगर संस्कृत से आप अनुवाद करना चाहते हैं हिंदी से संस्कृत, तो देखिए जैसे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टेंस पहचानना और फिर सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट के साथ साथ आपको वर्ब लगाना। तो ऐसे ही संस्कृत में भी आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट मिल गए। क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अभी वर्ब की बात नहीं हुई है, क्रिया की बात नहीं की गई है। अभी तो हम लोग टेंस पहचानेंगे कि किस टेंस का है, वह खा रहा है, वर्तमान काल हुआ। ठीक है, अब वह किस मतलब वह संस्कृत में कैसे होता है, तो वह क्या हो गया, सह। ठीक है, अब अगर पढ़ता है तो कौन सा टेंस, मतलब टेंस तो पता चल गया वर्तमान काल, लेकिन पढ़ने क्या होती है इसकी बात अभी हम आगे करने वाले हैं। तो उनको धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धातु। ठीक है, और वो भी धातु भी हमारी इसी टाइप से 5 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे। तो आई होप आप इतना इसको समझ गए होंगे, यानी कि जो संस्कृत में आपको पुरुष मिलने वाले हैं वो कितने मिलने वाले हैं, 3, प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम पुरुष में आपको सह, ताव, सह, सा, ता, तत्व, यानी कि वह पुल्लिंग के लिए, सी स्त्रीलिंग, और इट न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग के लिए, और द्विवचन में तौ, ते। ठीक है, और बहुवचन में ते, ता, तान, यानी कि अकॉर्डिंग टू लिंग की हम लोग बात कर लेंगे। अगर लड़का है तो सह, तौ, ते, लड़की है तो सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग है तो तत्ते, तान। वे दोनों, वे सब। जैसे वे दोनों गाना गाती हैं, तो अब वे दोनों के लिए क्या होगा, ते, क्योंकि लड़की के लिए आता है तो ते हो जाएगा। अब जैसे वे सब पार्क में दौड़ रहे हैं, तो वे सब पार्क में दौड़ रहे हैं। देखिए जो सेंटेंस आपको मिलेगा तो उससे पता चलेगा कि आपको वो क्या है, मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो वे दोनों पार्क में दौड़ते, या वे सब पार्क में दौड़ते हैं, तो वे सब दौड़ते हैं यानी कि पुल्लिंग हुआ, तो क्या हो जाएगा, वे सब के लिए, पुल्लिंग के लिए ते। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, तुम, यूयाम यूयम, यानी कि तुम दोनों और तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम यानी कि मैं, और आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। तो ये आपका वचन होता है और पुरुष होता है, और ये आपकी लकारें होती हैं।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बने रहिए एकलव्य इंस्टीट्यूट के लिए साथ, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसके आगे बारे में बात करेंगे। तब तक एंजॉय करते रहिए और अपनी संस्कृति को मत भूलिए, क्योंकि हम जो हमारा वजूद है वो हमारी संस्कृति से ही है। हमको इंग्लिश भाषा सीखना है अपना काम निकालने के लिए, और इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण वो सब कुछ चीज़ें आना चाहिए, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वजूद है, जो पहचान है, वो अपनी संस्कृति से ही है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।